वेलकम। आशा करता हूँ कि सभी आप अपने घर में सही सलामत होंगे। ओके, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड enjoy the video solution. Okay, this is actually video solution round number 4. So just see, let me take the pen, highlighter actually. Okay, let me take the highlighter. Okay, let's start with the first question without wasting time. I will try to keep this video as short as possible. So this is one of the important question. Aircraft flying horizontally with uniform speed is given, angle is given, angle at a point, time is also given, theta is given. You have to find out the height, means h you have to find out. So question was very easy actually, but you have to understand that theta is divided into two part. This is theta and this is another theta. So if you apply the trigonometry in this triangle, so you will understand this portion become vt by 2. So tan theta is equal to what? Tan theta is equal to what? The adjacent, opposite upon adjacent. So if you see, so this become vt by 2, this is what, and adjacent is this. So tan theta by 2 is equal to this. So answer will be this. Okay, why we are taking the whole angle is theta, so half angle is theta by 2. That is the trick only. So आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is an important question but easier one. A stone of mass is tied to the string, moved uniformly, tangential force, vertical circle, tension in the string at lowest point. You should already know the formula of tension at lowest point. You know it actually. The tension at lowest point is this. Don't use this methods, but you should understand this is what the tension at lowest position. Now, but the vertical v is not given, so put the value of v in terms of omega. Omega is equal to 2 pi f, but it is given in the minute. I guess it is given in the minute. Yes, as it is given in the minute, convert into a second. So divide by 60. So we have divided 60. So the value of omega put here. ठीक है, यहाँ पुट करो और यू विल गेट द टेंशन. बस दैट इज़ व्हाट द फाइनल. ओके, वेरी सिंपल. बस ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. कैसे लर्न होता है आपको पता ही है. आपको टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन आपको पता है ना कि पार्टिकल होता है तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन क्या होता है. यू शुड अंडरस्टैंड. यहाँ इधर टेंशन लगता है, एम जी कहाँ होता है, नीचे होता है. सो मुझे आशा है कि अब तक आपको पता चल गया होगा. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. अगर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ बहुत सिंपल है कि फोर्स है बेटा, उस फोर्स से आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन होता है तो आपको पता ही होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकालना होता है, एफ नेट अपॉन मास. सो मास ऑफ द ब्लॉक तो एम है, एफ नेट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, उसको बैकवर्ड में खींचने वाला कौन, फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. हो तो गया. बस एक ही स्टेप चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं. कौन सी स्टेप चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट. लेट मी टेक द स्लाइड. कहाँ गई स्लाइड, हाँ, एफ नेट अपॉन क्या, एफ नेट अपॉन मास. चलो सिंपल है. चलो देखते हैं आप कैसे करें इसको. देखो ये देखो, ये मेन स्टेप है. देखो ये एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, एफ साइन थीटा डिवीजन की हमने. इधर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है बेटा, ये फ्रिक्शन होता है नॉर्मल के बराबर. नॉर्मल का मतलब नॉर्मल म्यू एस इंटू एन, या म्यू के इंटू एन. एन के जगह मैंने आर लिया है सपोज. सो आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, बट आप कंसेप्ट समझे एक ही उसमें. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ नेट क्या होता है, ये इधर लगने वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा. फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. माइनस किया, कैसी वैल्यू निकाली, फ्रिक्शन की, म्यू एस इंटू एन. चलो हो गया. फिर डिवाइड किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई. बहुत सिंपल था. ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको. अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हो तो आपको ये ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है रोटेशनल मोशन में, कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि दो, एक सिलेंडर है, एक और स्पीयर है. सिलेंडर और स्पीयर को छोड़ा है. सो आपको ये एक से ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट पकड़े, सबसे टू ऑब्जेक्ट्स सेम लीनियर वेलोसिटीज है उनके पास. नाम क्या क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सिलेंडर. या देखो अच्छे से देखोगे तो सॉलिड सिलेंडर और एक स्पीयर है. तो दोनों को छोड़ा है हमने. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. सो एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है ऑफ सॉलिड सिलेंडर. यू कैन डिराइव, यहाँ प्रोसेस भी दिए, बट ये एक्सेलरेशन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगी, और एक्सेलरेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट को. ये हमको ऑलरेडी पता है. एक्सेलरेशन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट को. आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखो ना,
तो यहाँ देखो ना, तो जो भी हमारी हाइट है ये देखो, ठीक है। सो एक्सेलरेशन और हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि मोर हाइट होगी। जब मोर हाइट होगी तो क्या होगा हमारा, लेस एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। ज़्यादा चेंज होगी कि ग्रेविटी नहीं। अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हैं तो इससे भी डिराइव कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस से, इससे भी डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसिडर कि हाइट एंड एक्सेलरेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वी फाइंड आउट एक्सेलरेशन ये ऑलरेडी फॉर्मूले नोन होते और दोनों को डिवाइड किया तो हमको हाइट मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे पूछे क्या है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यू शुड अंडरस्टैंड हाइट एंड एक्सेलरेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ दिस इज़ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम बहुत ज़्यादा देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में, आर डिस्टेंस बाहर, और किसके बाहर, अ शेल। तो शेल के बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर। ये तो आपको पता ही होगा, यही दिया है यहाँ। सो मुझे बताओ ये अगर आर की वैल्यू कहाँ रही, क्या रही, जीरो। आर की वैल्यू जीरो रही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी रहती है। सो जैसे जैसे आर की वैल्यू अगर आर की वैल्यू जीरो रही, आर की वैल्यू जीरो रही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो इस ग्राफ को, थर्ड वाले, सो देखो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। अगर आर से हम कम होते हैं, यानी आर की वैल्यू कम कम होते जा रही है, देखो फिर से देखो, आर की वैल्यू कम कम होते जा रही, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम कम होते जा रही है। देखो ये देखो, ये आर इज़ अ डिस्टेंस, देखो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम कम हो जा रही है। किसके बराबर हो रही वो, जीरो के बराबर, यानी माइनस में एक्चुअली बढ़ रही है वो। यानी जैसे जैसे आर कम हो रहा है, अगर आप माइनस साइन को कंसिडर करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी आर को कम कर रहे हो, देखो आर को कम कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे फिर? अब देखो बाकी ऑप्शन में क्या है, यहाँ लीनियर रिलेशन दिया है आर के बीच में, ऐसा नहीं होता। एट पर्टिकुलर आर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर आर। सो यहाँ तो कुछ भी रिलेशन मैटर नहीं करता, यहाँ भी कुछ नहीं। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो थर्ड, यहाँ से आपने एक चीज़ समझना है कि यहाँ आर जब था तो ये कांस्टेंट थी, जैसे ही आर को हमने कम कम कर दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो। याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट जीरो। सो ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बट यहाँ आपको सॉल्यूशन थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। बस समझे, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ कि लिक्विड दिया है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, मेटल है, पहला वेट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रो दिया है। उसके बाद अगर बात करें उसका वेट भी दिया है। उसके बाद लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया तो वेट अलग आ गया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। मुझे बताओ यहाँ आपको एक चीज़ समझ रही आएगी कि कोई तो भी यहाँ अपोज कर रहा है, वेट कम हो गया ना। देखो ना, द पीस ऑफ मेटल कितना दे, ये दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कुछ दी है, देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। उसके बाद टेम्परेचर कुछ दिया है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कुछ दिया है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको डेंसिटी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। अगर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका देखो ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी डेंसिटी अलग दी है, उसका वेट अलग दिया है। तो ये क्वेश्चन को अगर समझना है तो आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये ऐसे आपको समझेगा नहीं, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा, इससे भी कुछ नहीं समझेगा। ये मैंने खुद सॉल्व किया। देखो केस वन में क्या, थीटा वन था भाई। जब थीटा वन था तो मुझे पता है बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी। बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या, रो वी जी, आपको फॉर्मूला पता है। एक्चुअल वेट क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी जो हो रहा है माइनस बायोन फोर्स, ये एक्चुअल वेट हो गया हमारा, ये आपको समझ रहा होगा। एक्चुअल वेट क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बायोन फोर्स। सो वेट ऑफ द बॉडी दिया था 46, सो बायोन फोर्स कितना, बायोन फोर्स निकालना है। सो एक्चुअल वेट दिया 46 और वेट ऑफ द बॉडी कितना है 30। इसका मतलब कितना बायोन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एयर के वजह से जो बायोन फोर्स है वो कितना है 16। तो यहाँ से बायोन फोर्स निकल गया है, और बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी। सो मैंने यहाँ फर्स्ट केस में V1 111 दे दिया सबको, ठीक है, यहाँ तक समझा होगा। जब टेम्परेचर बढ़ा सो बायोन फोर्स वही केस में, तब मास कितना था 42 माइनस ये हो गया एक्चुअल मास पहले दिया था, और ये कम हो गया रिड्यूस मास, यानी बायोन फोर्स ने कितना खा लिया, बायोन फोर्स ने खा लिया 15.5। सो ये दोनों बायोन फोर्स को आप कंपेयर करें। अगर आप दोनों बायोन फोर्स को इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करेंगे, सो ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे दोनों, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि बेटा दोनों का रेशियो लिया मैंने, जी तो कांस्टेंट है दोनों तरफ। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू आपको दी है, पहला बायोन फोर्स 16,
और अब दूसरा कितना है 15, तो 15.5, तो ये दोनों का रेशो लिया मैंने। और ये होता है बेटा ρ1/ρ2, ρ1/ρ2 की वैल्यू डालते, देखो ये ρ1/ρ2 की वैल्यू क्या है भाई, ρ1/ρ2 की वैल्यू है, पहला रो है 1.2, दूसरा रो क्या है 1.24, तो ये गिवन ही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ V1/V2 क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज इन द वॉल्यूम, अब आपको पता होगा लीनियर अगर अल्फा रहता है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप पता होगा आपको, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं उसको। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक रहा तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स। तो देखो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, आपको पता होगा के की के से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यदि 3, ये 3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा होना चाहिए, 3 कहाँ से आया, इट इज़ 3 टाइम्स। देखो लीनियर रहा तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा, अगर वॉल्यूम रहा तो कितने टाइम्स होता है वो, 3 टाइम्स। तो ये आपको चीज़ें समझी होगी। सो यहाँ से आप क्या करके अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से आपको समझा होगा। अगर मैं पीछे जाऊँ तो आपको यहाँ से समझेगा। देखो और फिर से वेट दिया था ओरिजिनल वेट, अब एक्चुअल वेट कितना आया 30, तो बायोंट फोर्स से माइनस किया तो ये आया B इज इक्वल टू रो वी जी। तो पहला बायोंट फोर्स, उसी प्रकार से दूसरा बायोंट फोर्स निकला, दोनों का रेशो ले लिया। अच्छा दोनों का रेशो ले लिया, फिर करे क्या, दोनों का रेशो लिया, B1/B2 की वैल्यू देखो ये निकल के आई। तो ये 1 प्लस 3 अल्फा, 3 कहाँ से आया बेटा, 3 टाइम्स, लीनियर एक्सपांशन और 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ तक समझ में आया, ये किसका रेशो है बेटा, ρ1/ρ2 का। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। सो ये निकल के आती इतनी। सो ऑप्शन इज दिस करेक्ट। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन करके रखे, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। समझा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको। आगे बढ़े, ये कुछ समझा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन है कि 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस अंडरगो द प्रोसेस, उसका टेम्परेचर कुछ तो भी दिया है, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें दी है, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम V मोलर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम फॉर विच प्रेशर इज़ मिनिमम, प्रेशर मिनिमम है ऐसी चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। तो इसको मैंने लिखा नहीं है, बट आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम दिस। तो उसको बोला है प्रेशर मिनिमम, तो आपको इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ तक तुम जिंदा हो एकदम। तो T की वैल्यू आपको गिवन है, तो T की वैल्यू डालें। T की वैल्यू कहाँ इक्वेशन में गिवन है, देखो ये इक्वेशन में T की वैल्यू गिवन है, यहाँ उठा के हमने पुट कर दी। जब ये पुट कर दी हमने तो N की वैल्यू 1 ले ली हमने, तो T की वैल्यू यहाँ डाल दी। जैसे T की वैल्यू डाल दी, सो V से उस साइड में डिवाइड कर दिया, V से उस साइड में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, A³ V³ है तो वो कट जाएगा और TV आ गया। ये जो है प्रेशर उसको मिनिमम चाहिए, तो प्रेशर मिनिमम मैंने चेंज इन द प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 0। ये चेंज इन द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर उन्होंने मिनिमम बोला है, देखो वर्ड आएगा मिनिमम। जब ये मिनिमम वर्ड आया तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जब ये चीज़ आप लोगे तो ये 0, इसको 0 ट्रीट करो, इस चीज़ को 0 ट्रीट करो, ये 0 लिया मैंने। अब डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड में, तो R तो कांस्टेंट है, तो इसका इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, T का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, T0 इंटू एक्स, T0 का वैसे का वैसा कांस्टेंट है वो। V का डेरिवेशन क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव क्या होगा, -1/v², माइनस V/1/v0², और ये पावर कहाँ चला जाएगा, इनटू को। सो V देखो ना, ये स्क्वायर आपको पता चल गया क्या होगा, 2a इंटू V0 इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर किया हमने। अब देखो ये जो टर्म है इस उस साइड लेके जाता तो माइनस हो जाएगी, फिर ये टर्म दोनों को इक्वेट करो तो आपको क्या निकालना था, V की वैल्यू निकालनी थी, तो क्यूब रूट ले लेंगे, हो गया आंसर। सो आपको ऑप्शन करेक्ट समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन सही निकल के आता है, कौन सा, ये वाला पहला ऑप्शन ही सही निकल के आता है। सो यहाँ से आपको समझा होगा, मैं आशा करता हूँ। ओके आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन दिया है उसका, AB कांस्टेंट दिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया, फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बोला है। एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये। देखो पहला जो इक्वेशन दिया है जैसे का वैसे लिखा, वहाँ से मैंने BV² एक साइड में ले लिया तो ये ऐसा बन गया। इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को यहाँ से V की वैल्यू निकालने के लिए B से डिवाइड किया है, पूरे इक्वेशन को B से डिवाइड किया। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है V का, ये A² ओमेगा² माइनस x²। सो यहाँ से अगर आप देख के लोगे तो K/B का मतलब क्या होता है, A² ओमेगा², और यहाँ x की जगह कौन है, ओमेगा²। सो आपको वैल्यू निकल गई किसकी, ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू निकल के आई बाय कंपेयरिंग, यहाँ से ओमेगा² A² की वैल्यू निकल के आई। सो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की निकालनी है तो ओमेगा को उधर साइड डिवाइड कर दो, तो KB/ओमेगा²,
के बी अपॉन ओमेगा, हाँ इसी इक्वेशन से रहे, बाकी मत देखिए, कुछ मत देख। के बी अपॉन क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमको, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए बाई बी, तो ए बाई बी से डिवाइड किया मैंने, बस हो गया इसको, तो आंसर निकल के आएगा के बाई ए। बहुत सिंपल है। आगे बढ़े। सो नीट वाले भी देखते जाइए बेटा, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि आपको बहुत एफर्ट होता है, अभी बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं, बट कैसा है, लेट दिस लिव दिस लाइफ नहीं पेनफुल, अभी आप थोड़ा सा लाइफ जो भी जी रहे हैं उसको पेनफुल थोड़ा जिए, एंड लिव रेस्ट ऑफ द लाइफ एज अ वॉरियर, वॉरियर बोलो, चैलेंजर बोलो या चैम्पियन बोलो। अदरवाइज़ अभी कैसा, अभी आप मेहनत नहीं लोगे तो रेस्ट ऑफ द लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगी। सो सभी को मुश्किलें होती है, मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत सारी मुश्किलें होती है, पर मैं भी करता हूँ, मुझे भी करना ही होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आई वुड हैव लाइक कि मैंने सेंड कर दिया सॉल्यूशन तो आप देख लो, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं तो देखो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉलिड बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट दिया है, लिक्विड सरफेस की दी डेंसिटी दी है, मटेरियल उसका वॉल्यूम भी दिया है। सो क्या फाइंड आउट करना है भाई, टाइम दिया है, फाइंड क्या दिखाना है, फाइंड क्या है, फाइंड अ डिस्टेंस एट विच इट विल स्टॉप। तो बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन ऐसा निकल, अगर यहाँ से नहीं समझेगा पर मैं बताता हूँ। ये बॉल को ऊपर कौन ढकेल रहा है, डेंसिटी कहाँ है सर, डेंसिटी वो ये डेंसिटी है, ये कितनी डेंसिटी है, 1000, ये गलत है यहाँ, 1000 kg चाहिए, 1000 kg है, देखो 1000 kg, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब क्या होगा, 100 ग्राम, ग्राम होगा ना, 100 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में लिखा तो 100 हो जाएगा। और नीचे कौन लग रहा है, उसका वेट कहाँ है, वेट भाई ये 500 आपको ये समझ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल, आप अगर यहाँ इसे सॉल्यूशन से देखोगे तो ए का आंसर, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कैसा होता है, एफ नेट निकालना पड़ेगा आपको, एफ नेट क्या होगा, एम ए, आपको एफ नेट निकालना होता है। एफ के लिए आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आप मास लोगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपको समझ में आ रहा होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास। सो यहाँ से देखते हैं, ये देखो डेंसिटी कितनी है बॉल की, 100 ग्राम, नीचे आ रहा है 100 ग्राम, क्यों था ये दिया है, देखो 1000 kg का मतलब 100 ग्राम इंटू वॉल्यूम। अब मुझे बताओ माइनस किस, ये अपवर्ड जा रहा है, कौन है अपवर्ड, कौन अपवर्ड कर रहा है, लिक्विड, और ये कौन है बेटा, ये कौन है, उसका वेट, तो माइनस करेंगे क्योंकि तभी तो एफ नेट निकलेगा, फोर्स डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल करेंगे। ये कौन है, माइनस क्या, द वेट ऑफ बॉल कितना 5, देखो 5, मास इंटू वॉल्यूम 500 इंटू वी, मास इंटू वॉल्यूम अपॉन ये क्या है, मास ऑफ व्हाट, बॉल, अभी बताया ना मैंने, एम है यहाँ कौन है, मास ऑफ बॉल, ठीक है। जो ये हो गया अपोजिंग फोर्स, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स, और ये हो गया मास, नेट मास, ओके। अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल, जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आती है तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 2gh, कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। सो यू की वैल्यू निकल के आएगी, सो यहाँ से आप हाइट की वैल्यू निकाल के आ सकते हैं। बहुत सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन करें, ये सोचे नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं आपको, इट इज़ नॉट हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली, ये आपको आना चाहिए। सो जस्ट प्रैक्टिस का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़े। यूनिफॉर्म वायर दिया है आपको, जिसमें आपको क्या निकालना है बेटा, द परसेंटेज एरर। तो आपको यूनिफॉर्म वायर में परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको ये डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो अगर ये आपको चीज़, ये कॉल काट लेता हूँ, कॉल आया था। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, सो यहाँ मैंने लिख लिया ये चीज़ें। अब अगर हम गौर से देखते हैं इस चीज़ को, तो आपको समझ में आया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम में हमने चेंज देखा है। चेंज आपको पता होता है मास में क्या चेंज है, मोर के करिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा चेंज है ये 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, तीसरा क्या है डेल्टा एल बाई एल। तो देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मास चेंज इन द मास अपॉन ओरिजिनल मास, चेंज इन द रेडियस अपॉन ओरिजिनल लेंथ, 2 जो होता है पावर सामने चला जाता है, आपको पता होगा ये, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल, परसेंट बोला तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4% निकल के आता है। आगे बढ़े। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आने वाला क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ हीट डेवलप इन द वीटस्टोन नेटवर्क, आपने सिंगल सॉल्व किया होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन पता होगा। सिर्फ आपको यहाँ पता करना होता है कि कौन सी ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा, आपको हर रेजिस्टेंस की वजह से हीट पता करना है। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, ये सॉल्यूशन से कुछ नहीं समझेगा, ये मैंने खुद सॉल्व किया। देखो
इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे तो करंट यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा ये छोटा कर लेता हूँ इसको, ये वाला ले लेता हूँ, हाँ। करंट यहाँ से आ रहा है तो ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर बात करें ये दोनों तरफ जा रहा है, सो ये दोनों तरफ जा रहा है, तो आपको पता करना होगा कि इस ब्रांच से कितना जाएगा और इस ब्रांच से कितना जाएगा। यही चैलेंज है, दोनों ब्रांच से कितना कितना जाएगा। अगर आप बात करें, मैंने सिखाया था आपको किसी ब्रांच से करंट जाना क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है तो हिट निकल जाएगी, वही हिट का रेशो चाहिए, क्योंकि एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अगर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है तो आपको क्या पता करना है, आई वन और आई टू। यहाँ आई वन अलग है, यहाँ आई टू अलग है, दोनों की वैल्यू अगर आपको पता चल गई सो आप यू कैन फाइंड आउट। आई वन कैसा फाइंड आउट करें, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने बोला था जो रेजिस्टेंस से निकलने वाला करंट निकालना है उसको छोड़ देना, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस पकड़ो, ये 300, और नीचे दोनों की एडिशन, देखो नीचे दोनों की एडिशन कर दी मैंने, इनटू द ओरिजिनल करंट, इनटू द ओरिजिनल करंट। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस रेजिस्टेंस का निकालना है उस रेजिस्टेंस को छोड़ देना, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस पकड़ो, नीचे दोनों के एडिशन और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल करंट। तो ये आप पहला बार देखोगे तो I1 की वैल्यू आएगी 3/4, अब बचा कितना 1/4। या ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जिससे निकालना है, किससे निकालना है, अभी निकालना है 300, उसको छोड़ दो, उसके अपोजिट वाला कौन है 100 पकड़ो, और नीचे दोनों के एडिशन इनटू ओरिजिनल करंट। तो ये अगर आप करंट डिवीजन रूल बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिवीजन रूल भी ऐसा ही है। सो यहाँ से 3/4 जाएगा, यहाँ से 1/4 जाएगा। अगर आप बात करें वहाँ से 3/4 जाएगा, यहाँ से 1/4 जाएगा, तो यही एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू दी चाहिए, ये दोनों से सेम ही जाएगा ना करंट, यहाँ से भी सेम जाएगा। आई की वैल्यू दी, आर की वैल्यू दी, आई की वैल्यू दी, आर की वैल्यू दी, पुट करो, आपको रेशो मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन करके रखे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन करके रखे, पेपर में आएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको यहाँ एलिमेंट दिया है करंट एलिमेंट, उसके वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये बायो-सावर्ट लॉ से होता है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ आइडियल की वैल्यू दी थी, आर की वैल्यू दी थी, सब की वैल्यू दी थी, साइन थीटा की वैल्यू दी थी 90 डिग्री। सो ये चीज़ें आप अगर देखोगे तो 4 × 10⁻⁻8 ही निकल के आता है, अगर आप गौर से देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप ज़्यादा टाइम दें और सॉल्व करें। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे। अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको, मैग्नेटाइजेशन दिया है, तो आपको क्यूरिस टेम्परेचर का रिलेशन पता होगा। क्यूरिस टेम्परेचर इज, यहाँ से मत देखिए, क्यूरिस टेम्परेचर ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। सो अगर आप रेशो लोगे क्यूरिस टेम्परेचर 1:2 दोनों का रेशो लोगे तो आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्यूरिस टेम्परेचर का लॉ पता होगा आपको, तो आपने दोनों का रेशो लिया तो आपको ये चीज़ें मिलने लगेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली फ्रॉम टेम्परेचर, I1/I2 लो। सो चीज़ें निकल के आएगी 2/3। बहुत सिंपल है। ये भी बहुत सिंपल था। पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस ऑफ फाई। क्या होता है बेटा, R/Z। आपको सबको पता हो, ऐसी आशा करता हूँ मैं। सो आर की वैल्यू दी है, कहाँ है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, आई ए वैल्यू दी है। आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड मतलब इंपीडेंस। तो जेड कैसे निकालते, आ जाओ, ये जेड निकालते हैं, ऐसा निकाला जेड, बस हो गया। जेड इज इक्वल √R² प्लस √XL - XC का होल स्क्वायर। ये चीज़ें निकल के आई, ये चीज़ें हमने की तो हमारे पास पावर फैक्टर निकल के आया। आपको पता होना चाहिए R/Z होता है पावर फैक्टर। टेलीस्कोप दिया है, आई पीस दिए, उसकी लेंथ दी है, लीस्ट डिस्टेंस दिया है। अब उसको क्या पता करना है, द सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है एल, ये होता है एल। एल एक किसकी लेंथ होती है, ये होता है आई पीस की भी लेंथ होती है, प्लस किसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आई पीस और लेंथ ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव। ये दोनों को ऐड करना होता है। मैं आपको बताया था कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसके बीच में जो दूरी होती है दो लेंसेज के बीच में, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये कैसे निकालते हैं अगर बात करें, सो ये देखो, ये एल है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ये मैग्नीफिकेशन फार्मूला ऑब्जेक्टिव, ये मैग्नीफिकेशन फार्मूला आई पीस। ये आपको मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर रेफर करेंगे तो आपको यू विल अंडरस्टैंड कि यू बाय, बहुत सिंपल है, जस्ट रेफर 1 टाइम्स, बहुत ही सिंपल है। यू इंटू एफ और यू माइनस एफ, ये आपको चीज़ें पहले ही पता है। तो लेंथ दोनों की क्या होती है, डायरेक्ट एडिशन। सो ये निकल के आएगा आंसर 71। आगे बढ़े थोड़ा। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा है, मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। फ्रिंजेस कितनी बेटा, 5। जब भी बोलता है कि एक थीन प्लेट डालिए, क्या डालिए, माइक्रोन की थिकनेस निकालो, तो बहुत बाकी कुछ देखना नहीं बेटा, सीधा कंपेयर कर देना, बाकी छोड़ दे, बाकी चीज़ें देख। म्यू डी इंटू म्यू -1 इंटू टी। मैंने आपको बताया था एक्स का फॉर्मूला होता है λ/d/d।
सो यहाँ लैम्बडा नहीं होता है, लैम्बडा की जगह कौन होता है बेटा, म्यू माइनस वन इंटू टी, रिमेंबर म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है म्यू, ये कॉल आ रहे पगले जगह जैसे, म्यू माइनस वन इंटू टी, ये लैम्बडा की जगह डालेंगे हम यहाँ। लैम्बडा की जगह अगर हम जैसे ही डालते हैं, सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, म्यू माइनस वन इंटू टी। सो अगर आप यहाँ से देखते हो कि लैम्बडा की वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू टी, ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई, रहा डी आ गई। सो ये किसके साथ कंपेयर किया हमने, पार्ट डिफरेंस। किसके साथ कंपेयर किया बेटा, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या है, ये पार्ट डिफरेंस है। तो यहाँ एन लैम्बडा डी बाई डी होता है, एन लैम्बडा डी बाई, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा, फिफ्थ, यहाँ दिया है फिफ्थ, देखो फिफ्थ। सो बस ये इक्वेशन याद रख, ये बहुत सिंपल चीज़ है बेटा। ये चलो, और यहाँ से थिकनेस की वैल्यू निकालना है, टी, ये टी है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना, तो टी की वैल्यू वह होगी, सिंपल, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन करके रखे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, यहाँ से आपने बोला है रेशो ऑफ लैम्बडा वन टू लैम्बडा टू। मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको आते होंगे अभी, कि ये मेथड ना फॉलो करें। लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू किससे रिलेशन होता है, ये स्टेट बोर्ड में हमने 10 बार पढ़ा है, कितना बार पढ़ा है। सो एनर्जी का रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ 4/9 आंसर आता है। हाँ, आगे बढ़े, ए न्यूक्लियस है, इमिट दिस पार्टिकल्स, ये बीटा पार्टिकल है, द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ फाइनल न्यूक्लियाई विल बी। सो अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर बीटा निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होता है भाई, अल्फा पार्टिकल निकलने से मास, एटॉमिक मास 4 से कम होता और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता। तो हेलियम निकल रहा है, शाबाश, हेलियम का मतलब अल्फा होता है। जब बीटा निकलता है तो मास तो कुछ भी नहीं रिड्यूस होता, माइनस ऑफ माइनस हो जाता। बीटा क्या होता है, ई टू द पावर 0, यहाँ -1, यहाँ प्लस नहीं चाहिए बेटा, यहाँ माइनस चाहिए। तो ये जो माइनस है यहाँ ऐड हो जाएगा, -2 + 1 क्या होगा, -3, यहाँ माइनस चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ से देखिए जेड की वैल्यू कितनी है, -3, कहाँ है जेड की वैल्यू, -3, ये, ठीक है। एटॉमिक मास नहीं रिड्यूस होगा। हाँ, ये लॉजिकल सर्किट है, बहुत सिंपल था। मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने चाहिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। ए का ए रहेगा बेटा, ये बी का क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या है भाई, सिंपल है ये। तो ये ऑप्शन निकल के आता है, बहुत सिंपल है ये बैंडविड्थ वाला मैंने एमएसटी सिटी में बताया था, बैंडविड्थ कैसे निकालते साइड बैंड की। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है माइनस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे रिमेंबर करें, एक बार प्लस करते कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, दोनों को प्लस माइनस करते तो बैंडविड्थ निकल के आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार लिया है, सो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको लेंथ निकालना है, एलोंगेशन, ये ऑप्शन वाला नहीं है बट बहुत सिंपल था। लेंथ का रेशो अगर आप निकालोगे, यंग्स आप जो आँख का जो यंग मॉडुलस है, तो FL/AL होता है, चेंज इन द लेंथ। तो आपको चेंज इन द लेंथ का रेशो निकालोगे तो आपको ये आंसर निकल के आएगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं था, इसको इलॉन्गेशन ही बोलते। अगर आप एक वर्ड में सर्च करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द इलॉन्गेशंस। ये क्वेश्चन था कि थर्मल प्रॉपर्टी, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। थर्मल प्रॉपर्टी है, रेशो दिए दोनों के, कैलोरीज दिए, ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, ये बाकी कुछ नहीं। ये सीधा फार्मूला यूज़ होता है, रेट ऑफ चेंज। आप जस्ट थर्मल प्रॉपर्टी देखो, ये कॉमन ही फार्मूला है, जस्ट पहला फार्मूला ये कि के, ये थर्मल जो हीट एक्सचेंज होता है या चेंज इन द हीट होता है, वो के पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन से एरिया पे डिपेंड होता है, नहीं चेंज इन द टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो इनका रेशो लेके वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, बस बाकी कुछ नहीं। ओपन पाइप है और क्लोज पाइप है, उसको सडनली क्लोज कर दिया है, तो फाइंड अ वैल्यू ऑफ n। तो देखो यहाँ से आपने दो चीज़ें सीखनी है, ये ओपन पाइप के लिए इक्वेशन है, ये क्लोज पाइप के लिए इक्वेशन है। दोनों के बीच में रिलेशन कुछ तो भी दिया है, क्या दिया है, ये दोनों का रेशो लिया हमने और ये एक रिलेशन दिया है। तो ये तीन इक्वेशन को कंबाइन करें। फिर से देखो तो कलर चेंज करता हूँ, कौन सी चीज़ें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें और n की वैल्यू निकल के लाएगी, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ ओके, शाबाश। रजिस्टर दिया है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर उसको उसके साथ 5 ओम का सीरीज में कनेक्ट किया। बहुत सिंपल है, जब 6 ओम के n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या होगा 6/n, फिर उसके साथ 5 ओम का सीरीज में कनेक्ट किया। सो उसके साथ रिजल्टेंट कितना है बोले, जब 6 रेजिस्टेंस को और 5 के साथ कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट आया 7। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज 3। बहुत सिंपल। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सो यहाँ आपको पूछा है कि फाइंड अ वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या बोला इसने, द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता ही होगा, यहाँ Q कैसा, Q इज इक्वल टू I इंटू डी टी। यहाँ से समझे, Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू डी टी। और I क्या होगा, I होगा बेटा, I की वैल्यू क्या है यहाँ 4,
और टी की वैल्यू क्या है 0.1, तो 4 डिवाइडेड बाय आर। आर कहाँ से आए, ये देखो, ये कैसा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है d5/dt। सो आर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आई। अरे ई को आर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आर, तो मैंने यहाँ आर से डिवाइड किया, तो ये आई के लिए कैलकुलेशन है ना, तो इसलिए मैंने क्या ई डिवाइडेड बाय आर किया, तो वही आ गया। सो डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू दी है बेटा, आर की वैल्यू कहाँ दी है, डेट 2 दी है यहाँ कहीं, तो भी कहाँ दी है, कहाँ दी है रे, हाँ ओके। सो ये वैल्यूज़ दी है, तो इस वैल्यू से आप डिवाइड करो, हो गया हमारा आंसर, ये निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करें, पेपर इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ऐसे पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई मेंस में। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम होगी। 90% स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है सक्सेस, और 10% उसके टीचर पे डिपेंड होता है। वॉट एवर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ई स्टूडेंट हैज़ टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइफ। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सब करता समझा होगा, यहाँ तक आपने देखा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट। लास्टली मैं आंसर की पोस्ट करता हूँ, और थैंक यू सो मच। आप हो यहाँ तक, आप हो यानी हम हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, रिजल्ट अच्छा लगे इसलिए मैं भी अभी बाकी आंसर्स भी आप देख सकते हो, कैसे वैल्यूज़ कैसे लिखने होते हैं, आपको ये देखना होता है थोड़ा सा वैल्यूज़। अगर आप पेपर में ऐसी वैल्यू लिखेंगे तो 0 इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा, जैसा 8 आंसर आया तो आप सिर्फ 8 लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। सो नो नीड टू राइट 008, ओके। थैंक यू सो मच।